सुंदर नगर नाम के एक छोटे से गांव में एक बहुत ही सुंदर मंदिर था। हालांकि वो मंदिर काफी छोटा था, पर उस मंदिर की मान्यता बहुत ही ज्यादा थी। उस गांव के सभी लोगों की आस्था, विश्वास उस मंदिर के प्रति कहीं ज्यादा थी। ऐसे ही एक रात पुजारी को एक सपना आता है और वो अगली सुबह सभी गांव वालों को अपने सपने के बारे में बताता है। माफ करना गांव वालों, पर अब इस मंदिर में कोई नहीं जा सकता। अब जिसको भी पूजा पाठ करनी हो वो मंदिर के बाहर से ही करेगा। इस मंदिर में केवल मैं ही जा सकता हूँ। पर ऐसा क्यों पुजारी जी? ये मंदिर तो कितना पुराना है और हम सभी गांव वालों की आस्था विश्वास भी इसी मंदिर में है। और आप तो जानते ही हैं कि हमारे पूर्वजों का कहना है कि ये मंदिर अपने आप रातों रात बना था। ये एक चमत्कारी मंदिर है। हाँ, ये बात मैं अच्छे से जानता हूँ। और कल रात को ही मुझे एक सपना आया था जिसमें साक्षात लक्ष्मी माता ने आकर मुझसे कहा कि इस मंदिर में बहुत सारा धन है और माँ लक्ष्मी स्वयं यहाँ विराजमान है। इसलिए माता लक्ष्मी चाहती हैं कि उनके मंदिर और उनकी संपत्ति की मैं रक्षा करूँ। मंदिर और संपत्ति की रक्षा आप ही क्यों कर सकते हैं? क्योंकि मेरे पूर्वज शुरू से ही इस मंदिर के पुजारी रहे हैं और हमारा ही अंश इस मंदिर की सेवा, पूजा और रक्षा कर सकता है। मगर मैंने तो सुना है इस मंदिर और खजाने की रक्षा कोई दिव्य शक्ति कर रही है। हाँ, इस खजाने की रक्षा स्वयं शेषनाग कर रहे हैं और अगर गलती से भी कोई इंसान खजाने के पास गया तो वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। इसलिए मुझे ये मंदिर आम लोगों के लिए बंद करना पड़ेगा। मगर हम आपकी बात पर कैसे विश्वास करें? इसका जवाब आपको सरपंच ही दे सकते हैं। गांव वालों, पुजारी सच बोल रहे हैं। इस मंदिर के चमत्कार के बारे में आप सबको मालूम है। अगर पुजारी कह रहे हैं कि उन्हें कल रात को सपना आया है और मंदिर को अंदर से बंद करना होगा, तो हमें इसमें पुजारी का साथ देना चाहिए। सरपंच की बात सुनकर सभी गांव वाले पुजारी से कहते हैं, पुजारी जी, आपको जैसा लगे आप वैसा करें। हम सब बाहर से ही पूजा पाठ और दर्शन कर लेंगे। सभी गांव वाले पुजारी की बात मान जाते हैं और मंदिर के बाहर से ही पूजा पाठ करते हैं। जब भी कोई त्योहार होता तो सिर्फ कुछ मिनट के लिए ही मंदिर को खोला जाता। उसमें भी पुजारी खुद पूजा करते और गांव वालों को मंदिर से कुछ दूर पर ही खड़ा करते। इसी तरह से कुछ साल बीत जाते हैं। एक रात गांव वाले भजन कीर्तन में मगन होते हैं कि तभी गांव के कुछ बदमाश लड़के आपस में बातें करते हैं। मुझे तो पुजारी का ये रवैया कुछ समझ नहीं आता। तो किस रवैये की बात कर रहा है? मैं अपने मंदिर की बात कर रहा हूँ। पहले भी तो हम सभी गांव वाले मंदिर के अंदर जाकर पूजा करते थे, फिर अचानक पुजारी ने सब कुछ बंद करवा दिया। अरे भाई, पुजारी ने वो खजाने वाली बात कही थी, वो बात तू भूल गया क्या? अच्छा मुझे ये बता, आज तक किसी ने मंदिर में कोई खजाना देखा है क्या? फिर इतने सालों बाद अचानक से पुजारी को ऐसा सपना क्यों आया? जरूर इस मंदिर का कोई रहस्य है जो हमसे छुपाया जा रहा है। मुझे तो इस मंदिर का कोई बहुत बड़ा रहस्य लगता है जो हम सबसे छिपाया जा रहा है। मैंने सुना है इस मंदिर में एक खुफिया दरवाजा है। कहते हैं उस दरवाजे के पीछे बहुत बड़ा कमरा है जिसमें आज तक कोई नहीं गया सिवाय पुजारी के। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस मंदिर के खुफिया दरवाजे के पीछे वाले कमरे में ही बहुत सारा खजाना छुपा हो सकता है मेरे भाई, क्योंकि एक दिन मेरी माँ भी बता रही थी कि जब वो पूजा करने के लिए मंदिर गई थी तो उन्हें उस कमरे से अजीब सी आवाज सुनाई दे रही थी। पर मेरी माँ ने उस समय किसी से कुछ भी नहीं कहा। पर जब पुजारी ने अपने सपने के बारे में बताया तो मेरी माँ को पुजारी की बात पर यकीन हो गया। तो तुम दोनों ये कहना चाहते हो कि सच में उस कमरे में बहुत सारा खजाना है जिसकी रक्षा कोई सांप कर रहा है? अरे तुम लोगों का दिमाग तो ठीक है, आज के जमाने में ऐसा कुछ नहीं होता। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। हो ना हो ये पुजारी हमसे कुछ छिपा रहा है। अगर पुजारी हमसे कुछ छिपा रहा है तो क्यों ना उस खजाने को लूट ही लिया जाए। तू पागल हो गया है क्या? वो मंदिर का खजाना है और उस खजाने की रक्षा सांप कर रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि खजाने की लालच में हमें अपने जान से ही हाथ धोना पड़ जाए। अरे भाई, तू तो ऐसे डर रहा है जैसे पहली बार चोरी करने जा रहा हो। अरे भूल गया क्या, इससे पहले भी हमने बड़ी बड़ी चोरियां की हैं। अरे वो भी कमरे के नीचे खड़े होकर, जबकि ये तो एक मंदिर है जो हमेशा से बंद रहता है। और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई कैमरा भी है। यहाँ हमें मुंह छिपाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, हमें कोई नहीं पकड़ पाएगा। तू सही कह रहा है। अब तो मेरा भी दिल कर रहा है इस मंदिर के रहस्य को जानने का
अब तो इस मंदिर में चोरी करनी ही पड़ेगी, और अगर सच में खजाना हुआ तो हम रातों रात माला माल हो जाएंगे, और अगर खजाना नहीं भी मिला तो भी इस गांव के लोग जो चढ़ावा चाहते हैं वो खजाने से कम थोड़ी ना होगा। हाँ, खजाना ना सही लेकिन कुछ पैसे और गहने तो मिल ही जाएंगे, जो गांव के बेवकूफ लोगों ने एक पत्थर पर चढ़ाया है। इस तरह से वो तीनों बदमाश लड़के मंदिर में चोरी करने का प्लान बनाते हैं। अब इसी तरह से 2 से 3 दिन बीत जाते हैं और सही मौका देखकर एक रात वो तीनों रात में जमा होकर चोरी के इरादे से मंदिर के पास जाते हैं। मंदिर के द्वार पर बड़े बड़े ताले देखकर लखन बोला, हो ना हो इस मंदिर में खजाने के अलावा और भी बहुत कुछ है, तभी तो पुजारी ने इतने ताले लगा रखे हैं। कहीं ऐसा ना हो तालों को तोड़ते तोड़ते सुबह हो जाए। अरे भाई, तू इतनी फिक्र क्यों करता है? ताला तोड़ने के लिए मैं हूँ ना। अब तीनों चोर चोरी के इरादे से मंदिर का ताला तोड़कर मंदिर में घुसते हैं। आखिरकार वो तीनों मंदिर के उसी रहस्यमयी कमरे के पास पहुंच जाते हैं। लगता है ये वही रहस्यमयी कमरा है जिसमें खजाना छिपा कर रखा हुआ है। तीनों तेजी से उस कमरे का दरवाजा खोलते हैं और अंदर जाते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि उस कमरे में खजाने के नाम पर एक सिक्का तक नहीं था। वो कमरा पूरा खाली पड़ा था और उस कमरे में एक छोटी सी खाट पर एक बुढ़ा और बुढ़िया सोए हुए थे। ये देखकर उन तीनों को बहुत गुस्सा आता है। तो ये है इस मंदिर का रहस्य, खोदा पहाड़ और निकली चुहिया। सोचा था कि मंदिर खजाने से भरा पड़ा होगा, पर यहाँ खजाने के नाम पर एक सिक्का तक नहीं मिला। हमने इतनी मेहनत करी, इतना दिमाग लगाया, और मिला क्या? ये बुढ़ा और बुढ़िया। अरे ये दोनों बुढ़ा बुढ़िया इस मंदिर में क्या कर रहे हैं? और ये है कौन जिसे उस पुजारी ने इस मंदिर में सबसे छिपा के रखा है? और वो तीनों कमरे से बाहर निकलकर मंदिर में रखे पैसे और गहने को लूटने की सोचते हैं, पर अफसोस उनके हाथों में कुछ भी नहीं आता, जिस कारण तीनों चोरों का गुस्सा हद से ज्यादा बढ़ जाता है और वो तीनों मंदिर से बाहर आकर आपस में बातें करते हैं। मैं उस पुजारी के बच्चे को छोड़ूंगा नहीं। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं कहीं चोरी करने के लिए गया और खाली हाथ लौटना पड़ा मुझे। ये पुजारी गांव वालों की नजर में बहुत अच्छा इंसान है। गांव वाले इसकी इतनी सुनते क्यों हैं? अब आएगा मजा। मैं कल ही गांव वालों को इस पुजारी का असली रूप दिखा दूंगा। फिर इस गांव के लोग इस पुजारी को धक्के मार के गांव से निकाल देंगे। फिर हम इस मंदिर पर कब्जा कर लेंगे और यहाँ चढ़ाया जाने वाला सारा रुपया और पैसा, इसके साथ साथ गहना भी, वो सब हमारा होगा। क्यों भाइयों? इस तरह से वो तीनों चोर एक नया प्लान बनाते हैं और मंदिर के रहस्य को भी सभी गांव वालों के सामने लाने की सोचते हैं। अगली सुबह होते ही तीनों चोर मिलकर सभी गांव वालों को मंदिर के पास इकट्ठा कर लेते हैं और उस पुजारी का और उस मंदिर का रहस्य सबको बताते हैं। गांव वालों, जब तुम्हें इस पुजारी और इस मंदिर के रहस्य के बारे में पता चलेगा, तब तुम सभी के पैरों के तले जमीन खिसक जाएगी। अरे भाई, ऐसी क्या बात है? जरा खुल के बताओ। सरपंच जी, ये पुजारी एक नंबर का झूठा और मक्कार आदमी है। इसे पुजारी नहीं ढोंगी बोलना चाहिए, क्योंकि इसने आप लोगों की आस्था और विश्वास के साथ खिलवाड़ किया है। हाँ गाँव वालों, इस पुजारी ने आप लोगों से झूठ कहा है कि इस मंदिर में खजाना है और उसकी रक्षा सांप कर रहे हैं। पुजारी झूठा है, इस बात का तुम्हारे पास कोई प्रमाण है क्या? हाँ, पुजारी से पूछो कि मंदिर के खुफिया कमरे में वो बूढ़ा और बुढ़िया रहते हैं, वो कौन है? क्या पुजारी ने तुम्हें कभी इस बूढ़े और बुढ़िया के बारे में बताया? ये आप लोगों के द्वारा चढ़ाए गए चढ़ावे का क्या करता है, ये भी कभी बताया क्या? ये हम क्या सुन रहे हैं पुजारी जी? ये तीनों जो कह रहे हैं, क्या ये सच है? नहीं, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। फिर भी हमें अभी इस मंदिर में जाना है। हमें अपनी आँखों से देखना है कि आखिरकार सच कौन कह रहा है। नहीं, मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगा। ये सुनने के बाद सभी गांव वाले गुस्से में आ जाते हैं और गुस्से में ताला तोड़कर मंदिर के अंदर जाते हैं, जहां देखते हैं कि सच में उस मंदिर में 2 बुजुर्ग इंसान हैं। ये देख सभी गांव वालों का विश्वास पुजारी पर से उठ जाता है और वो सभी पुजारी को भला बुरा बोलने लगते हैं। पुजारी, तुम इतने लालची हो सकते हो, हमने कभी सोचा भी नहीं था। अरे तुम्हें पैसे और गहने की जरूरत थी तो मुझे आकर कह सकते थे, मैं तुम्हारा पूरा घर भर देता। पुजारी, कम से कम झूठ तो मत बोलते। तुम्हारी वजह से हमारी आस्था और विश्वास को चोट पहुंची है और इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो। माफ करना सरपंच जी,
पर अगर मैं आप सभी गांव वालों को सच बता देता तो आप सभी लोग मिलकर इस बेचारे बुढ़ा बुढ़िया को मार देते, क्योंकि ये वही बुजुर्ग इंसान है जिसे कुछ साल पहले गांव वालों ने इस गांव से निकाल दिया था। मगर तुम इन्हें यहाँ छिपाकर क्यों रखते थे? दरअसल मैंने इन बुजुर्गों की जान बचाने के लिए ही आप सबसे झूठ बोला था कि मंदिर में खजाना है और उसकी रक्षा नागराज कर रहे हैं। तो क्या मंदिर में कोई खजाना नहीं है? मंदिर में रोज जो चढ़ावा आता है वो किसी खजाने से कम नहीं है। मैंने उसकी रक्षा करने के लिए झूठ बोला था, मगर मेरे एक झूठ ने गांव के 3 चोरों को पहचान लिया। गांव के 3 चोर? तो बताओ ये कौन है? सरपंच के पूछने पर पुजारी कहता है, रामदीन, लखन और पकिया। तीनों खजाने की चोरी के इरादे से मंदिर का ताला तोड़कर अंदर आए थे और अपनी चोरी पकड़ी न जाए इसलिए वो मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। क्या तुम सच बोल रहे हो पुजारी? सरपंच की बात का जवाब देने के लिए अब खुद बूढ़ा कहता है, हाँ सरपंच जी, पुजारी सच बोल रहा है। मैंने इन 3 चोरों को अपनी आंखों से देखा है और अगर फिर भी आपको हम पर विश्वास नहीं है तो आप सीसीटीवी फुटेज भी देख सकते हो। सभी गांव वाले सीसीटीवी फुटेज देखते हैं तो देखते हैं कि रामदीन, लखन और पकिया ही मंदिर के अंदर चोरी करने के इरादे से गए थे। अब तो आपको हमारी बात पर यकीन हुआ ना? इतना बोलकर पुजारी मंदिर का सारा रुपया, पैसा, गहना लेकर गांव वालों को दे देता है। ये लीजिए मंदिर की अमानत, संभालिए इसे। इसे हमें देकर आप कहाँ जा रहे हैं पुजारी जी? अब मैं इन बुजुर्गों की सेवा करना चाहता हूँ, इसलिए मैं इस गांव को छोड़कर जा रहा हूँ। आप कहीं नहीं जाएंगे पुजारी जी। आपने इन बूढ़ों को यहाँ छिपाकर अच्छा काम किया है। हाँ, हमें माफ कर दीजिए पुजारी जी। हमने कुछ साल पहले इन बुजुर्गों को गांव से निकालकर बहुत बड़ी गलती की, मगर अब वो गलती हम दोबारा नहीं करेंगे। हम इन्हें और आपको यहाँ से कहीं नहीं जाने देंगे। हाँ, आपने इन दोनों बुजुर्गों को छिपा करके इनकी मदद की है और हमारे गांव को बदनामी से बचाया है और गांव के 3 चोरों को पकड़वाया है। सरपंच जी, चोरों को कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। हाँ बहन, तुमने बिल्कुल सही कहा। इन तीनों चोरों की यही सजा है कि इन्हें पुलिस को सौंप दिया जाए और जब ये सलाखों के पीछे रहकर जेल में चक्की पीसेंगे तभी इनकी अकल ठिकाने आएगी। इस तरह से उस मंदिर का रहस्य सबके सामने आता है और साथ ही साथ तीनों चोरों को उनके किए की सजा भी मिल जाती है। चोर वर्सेस पुलिस। सर, आपको ये मकान मैं सिर्फ 40 लाख में देने के लिए तैयार हूँ। आप मार्केट में इस प्रॉपर्टी का रेट पता करवा लीजिए। अगर कोई भी आपको 60 लाख से कम में या फ्लैट बेचने को तैयार हो जाए तो मैं आपको यह फ्लैट मुफ्त में देने को तैयार हूँ। अरे आप भी कैसी बातें करते हैं? आपने कह दिया तो कह दिया। मुझे आपकी बात पर यकीन है। मुझे फ्लैट पसंद है, फिर हम किसी और से पता करने क्यों जाएं? अच्छा ये बताइए, आप 40 लाख लेना कैसे पसंद करेंगे? सर, इस डील में मेरी बस यही शर्त है कि मैं डील डायरेक्ट आपके साथ करूंगा और कैश में करूंगा। फ्लैट की डील पक्की होते ही मंत्री जी ने कैश 40 लाख रुपए गुप्ता को दिए और उसने मकान के कागज पर साइन कर दिया। अगले दिन सवेरे जब मंत्री जी मकान के कागज उठाकर देखते हैं तो उनके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है। ये कैसे हो सकता है? उस आदमी ने तो मेरी आंखों के सामने बैठकर साइन किया था, फिर उसके दस्तखत कहाँ गए? मंत्री जी को समझते देर ना लगी कि दिन दहाड़े वो चोर उनसे 40 लाख रुपए ठग कर ले गया है। दयाल नगर में पिछले 2 महीने में ये चोरी की चौथी वारदात थी। पूरे दयाल नगर थाने में हड़कंप मचा हुआ था क्योंकि इस बार चोर ने मंत्री को निशाना बनाया था। पुलिस चाहकर भी चोर को गिरफ्तार नहीं कर पा रही थी। एक चोर हमारी नाक के नीचे से चोरी करके गायब हो गया है और हमारा पूरा डिपार्टमेंट बैठकर सिर्फ तमाशा देख रहा है। इतना शातिर चोर तो मैंने आज तक नहीं देखा। ऐसी बात नहीं है सर, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। जल्दी ही हम उसे गिरफ्तार कर लेंगे। आखिर कब तक मैं तुम्हारी ये झूठी तसल्लियां सुनता रहूंगा? देखो, ऊपर से बहुत प्रेशर है, बातें नहीं एक्शन नजर आना चाहिए। पुलिस कमिश्नर से खरी खोटी बातें सुनने के बाद इंस्पेक्टर वापस अपने थाने में लौट आता है। ये कोई आम चोर नहीं है, उसे पकड़ने के लिए हमें कुछ खास तरकीब लगानी पड़ेगी। हवलदार, जरा इस चोर की केस फाइल खुलवाओ और पता लगाओ आखिर क्या खास है उसमें जो आज तक वो किसी के हत्थे नहीं चढ़ा।
हवलदार से फाइल मंगवाकर इंस्पेक्टर शेखर एक बार फिर से चोर के अभी तक के सारे केस पर नजर डालने लगता है। ये सिर्फ चोर नहीं बल्कि एक ठग है। अपने शिकार को हर हाल में फंसाकर माल साफ करना उसे बखूबी आता है। देखो सालुके, ये चोर ठगी में माहिर है और ठग बड़े शातिर दिमाग होते हैं। फिर भी चोर चाहे जितना भी शातिर हो, कोई ना कोई गलती तो कर ही देता है और इसने भी एक गलती कर दी है। मंत्री जी के घर में आकर रुपयों की डील करते हुए ये भूल गया कि मंत्री जी का पैसा हजम करना इतना आसान काम नहीं है। मतलब मैं समझा नहीं सर। मंत्री जी के घर के चप्पे चप्पे पर कैमरे लगे हुए हैं। ये देखो, चोर का चेहरा भी इस कैमरे में दिखाई दे रहा है। चोर के फोटो के प्रिंट निकलवाकर इंस्पेक्टर शहर के सारे खबरियों को काम पर लगा देता है। देखो, हर हाल में मुझे ये ठग चाहिए, समझ गए? यस सर। कुछ दिन बाद सर, जो फोटो आपने दी थी ना, हूबहू वैसा तो नहीं, लेकिन मिलता जुलता सा एक आदमी सिद्धार्थ नगर के अपार्टमेंट में आता जाता दिखाई देता रहता है, जिसका नाम गुप्ता है। हवलदार, इस चोर ने नकली गेटअप लगाकर चोरी की थी। शायद यही उसका स्टाइल है। ये भेष बदल कर ही चोरियां करता है ताकि कोई सुराग न मिल सके। खबरी की इंफॉर्मेशन सही थी। ये गुप्ता ही है। इसकी चाल पर ध्यान दो। ये दाएं पैर से लगड़ाकर चल रहा है। दाढ़ी, मूछ और सर के बालों में तो काफी अंतर है। रंग से लगता है कि ये गुप्ता ही है जो भेष बदल कर चोरियां करता है। अब क्या करेंगे सर? गुप्ता को दबोच ले। ये बताओ, तुम्हें क्या लगता है, अगर हमने इसे दबोच भी लिया तो क्या हम प्रूफ कर पाएंगे कि यही वो चोर है? अगर 40 लाख ठगने के बाद भी ये आराम से रह रहा है, इसका मतलब है कि इसने कोई सबूत नहीं छोड़ा है। फिर क्या करेंगे सर? इसकी दुश्मनी हम झेल नहीं पाएंगे, इसीलिए दोस्ती करेंगे इससे। इंस्पेक्टर शेखर की बात सालुके के सर के ऊपर से निकल रही थी। शेखर एक भ्रष्ट लेकिन तेज दिमाग पुलिस ऑफिसर था, इसलिए नेता, मंत्री और बड़े बड़े अधिकारियों के यहाँ उसकी बड़ी डिमांड थी। लोकल पुलिस के हाथों से ये चोरी का केस लेकर शेखर को इसीलिए दिया गया था क्योंकि ऐसे टेढ़े केस उसके जैसा शातिर दिमाग अफसर ही सॉल्व कर सकता था। हमने अपने डिपार्टमेंट के होनहार और काबिल ऑफिसर इंस्पेक्टर शेखर को ये चोरी वाला केस सौंप दिया है। अब जल्द ही वो मुजरिम सलाखों के पीछे होगा। आप लोग बेफिक्र रहिए। अच्छा, तो अब शतरंज के मैदान में एक नया मोहरा आया है। शतरंज के मैदान में अच्छा है, इसके साथ खेलने में बड़ा मजा आएगा। चोर इंस्पेक्टर को उकसाने के लिए शेखर के नाम एक चिट्ठी लिखता है, जो शेखर पढ़ता है। आज रात को मैं फिर से एक बड़ी चोरी करने जा रहा हूँ। हिम्मत है तो रोक कर दिखाओ। सालुके, इस चोर के घर के बाहर कड़ा पहरा लगवाओ। जैसे ही घर से बाहर निकले तुरंत मुझे खबर दो। इस बार हम इसे रंगे हाथों गिरफ्तार करेंगे। सारी हेकड़ी निकल जाएगी इसकी। इंस्पेक्टर शेखर की बात सुनकर सालुके चोर के घर के बाहर सादी वर्दी में 2-3 पुलिस वालों को खड़ा कर देता है और वो उसकी गतिविधियों पर नजर रखने लगता है। तुम लोगों को क्या लगता है, मुझे पता नहीं कि तुम मेरे घर के बाहर बैठकर पहरा दे रहे हो? तुम यहाँ बैठे रह जाओगे और मैं अपना काम करके निकल जाऊंगा। चोर रात के 2 बजे तक इंतजार करता है। 2 बजे के आसपास बाहर पहरा दे रहे सिपाहियों की आंख लग जाती है। ठीक उसी पल चोर अपनी बिल्डिंग से बाहर निकल जाता है। बड़ी सफाई से चोरी करने के बाद वो अपना ठिकाना छोड़कर दूसरी जगह चला जाता है। सर, वो चोर सारी रात अपने फ्लैट में ही रहा लगता है। आपको चिट्ठी लिखकर उसने हमारे साथ लगता है मजाक किया है। शांति नगर में एक बिजनेसमैन के यहाँ से रात को 3 बजे चोरी की रिपोर्ट आई है। तुम अभी के अभी जाकर देखो कि क्या वो अपने फ्लैट में है। इंस्पेक्टर की बात सुनकर हवलदार दौड़ते हुए उसके फ्लैट तक पहुंचता है। वहां पहुंचकर वो देखता है कि फ्लैट पर ताला लटक रहा है। हम चूक गए सर, वो निकल गया। ये चोर पुलिस का खेल खेलने में बहुत मजा आ रहा है ना इंस्पेक्टर? ठीक है, अब मैं तुम्हारे साथ एक ऐसा खेल खेलूंगा कि मैं चीख चीख कर बताऊंगा कि मैं चोर हूँ और तुम खुद मुझे बचाओगे। मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम 1 नंबर के भ्रष्ट आदमी हो। 2 नंबर का काला पैसा कोई भी आदमी बैंक में तो रखता नहीं है।
इसका मतलब तुम्हारे घर में मुझे खजाना जरूर मिलेगा। अपना खजाना संभाल कर रखना इंस्पेक्टर शेखर। मैं तुम्हारा खजाना लूटने आ रहा हूँ। जिस दिन से बिजनेसमैन के यहाँ चोरी हुई थी, इंस्पेक्टर शेखर दिन और रात थाने में ही बिता रहे थे। उसी रात चोर वेश बदलकर इंस्पेक्टर शेखर के घर में चोरी करने पहुंच जाता है। इंस्पेक्टर शेखर, तुमने वो डायलॉग तो सुना ही होगा ना कि तुम लोग मुझे वहाँ ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा इंतजार यहाँ कर रहा हूँ। तुम मुझे ढूंढते रह जाओगे और मैं तुम्हारी नाक के नीचे से तुम्हारे अपने घर को साफ करके चला जाऊंगा। चोर उस रात इंस्पेक्टर के घर से लाखों का कैश चुरा लेता है। मैं इसे बाहर ढूंढ रहा था और ये मेरे ही घर में घुसकर हाथ साफ करके चला गया। इंस्पेक्टर शेखर इस खबर को बाहर नहीं निकलने देना चाहता था, लेकिन हवलदार सालू के बातों ही बातों में इंस्पेक्टर के घर हुई चोरी की बात कमिश्नर साहब को बता देता है। इंस्पेक्टर शेखर, मैं कबूल करता हूँ कि आपके घर में चोरी मैंने ही की है। सिर्फ इतना ही नहीं, अभी तक शहर में जितनी भी चोरियां हुई हैं, उन सब की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। मैं आपके सामने आकर सरेंडर करने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं मीडिया के सामने आकर सरेंडर करूंगा और आज तक हुई सभी चोरियों के बारे में सारी डिटेल मीडिया को बताऊंगा। मतलब क्या है तुम्हारा? बड़े भोले हैं शेखर साहब। आपको अच्छे से पता है कि मैंने आपके घर से 30 लाख रुपए कैश चुराया है। मीडिया के सामने अगर मैंने बता दिया कि मैंने आपके घर से 30 लाख रुपए कैश चुराए हैं, तो आपको ये बात एक्सप्लेन करना भारी पड़ जाएगा कि आपके पास इतना रुपया आया कहां से। तुम एक चोर हो, कौन तुम्हारी बात पर यकीन करेगा? मैं बड़ी आसानी से तुम्हें झूठा साबित कर दूंगा। और वैसे भी मैंने डिपार्टमेंट में सबको यही बताया है कि मेरे घर से 40,000 कैश चोरी हुआ है। मेरी चालाकी का आपको अंदाजा नहीं है इंस्पेक्टर साहब। मेरे पास सारे सबूत हैं। इतना ही नहीं, मैंने चोरी करते हुए पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग भी बनाई हुई है। मैं प्रूफ कर दूंगा कि चोर मैं ही हूँ। वैसे भी मुझे आज नहीं तो कल जेल आना ही है, लेकिन आप क्या करेंगे? आप अपने बारे में सोच लीजिए। ठीक है, डील करते हैं। तुम मेरे घर से चुराए हुए कैश के बारे में किसी को कुछ नहीं बताओगे। बदले में मेरे पास तुम्हारे बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है, वो मैं किसी के साथ शेयर नहीं करूंगा। तुम्हारा फेस भी मीडिया के सामने नहीं लाऊंगा। बोलो मंजूर है? मैं ये शहर छोड़कर जा रहा हूँ। उम्मीद है आप मेरे रास्ते में नहीं आएंगे इंस्पेक्टर। अगर ऐसा हुआ तो मैं भी भूल जाऊंगा कि मैंने 30 लाख की चोरी की थी। अंत में शेखर को चोर की चालाकी के आगे झुकना पड़ता है और वो उसे शहर से बाहर जाने में मदद करता है।